देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि हम ये कह रहे हैं ये अभी रुझान है, क्या ये रुझान कहीं ना कहीं जीत में तब्दील होंगे, ये देखने वाली बात है। देखिए तमाम बड़ा पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है जो दिन भर इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार जीत के मायने क्या, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं वो स्थितियां क्या कहती है, महायुति किस तरीके से आगे चल रही है, ये भी हम उस बात पे बात करेंगे। क्या बड़ी वजह आ रही है कि एमवीए पीछे है। चलिए एक बार फिर से तमाम जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देते हैं। आर.के. मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद है मंच पर ही, बीजेपी से, बहुत स्वागत। मोहम्मद आशिफ जी प्रवक्ता है कांग्रेस से, इसके अलावा रवि जी मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और निपुण आलम बयान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर.के. मिश्रा जी, जलेबियां तो छन ही रही थी, इसके साथ साथ कुछ और भी तैयारियां क्या? निश्चित दीपिका, आप देखेंगे क्योंकि जिस तरह से दोनों ही स्टेट में, दोनों ही राज्यों के अंदर में विषय तो था लेकिन संशय नहीं था। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि खास करके झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, वहां पर हम सत्ता में थे और निश्चित तौर पर जनता के लिए जो काम होना चाहिए था वो हमने किया। लेकिन झारखंड के अंदर में जहां पर हम विपक्ष में थे, वहीं पर आपने देखा होगा जो सत्ता पक्ष था वो जनता के प्रति जो उनकी उदासीनता थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से झलक रही थी और जनता भी इस चीज को महसूस कर रही थी। दुर्भाग्य ये है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था और उस समय में झारखंड की जो एक पहचान थी, उसमें जैसे ऐतिहासिक धरोहर की बात हो, प्राकृतिक संसाधनों की बात हो, उसमें आप देखेंगे जिस तरह से भारतीय संस्कृति की झलक थी वहाँ पे, वो सारा ही एक तरह से नष्ट होने के कगार पर था। निश्चित तौर पर जो सत्ता पक्ष था वो कहीं ना कहीं उसके प्रति उदासीन तो था ही, लेकिन जो विषय वहाँ पर था वो विषय हमने देखा जिस तरह से आदिवासियों का, आपने देखा होगा संथाल परगना के अंदर में 78% की आबादी थी आदिवासियों की, आज वहाँ पर 40 से 45% की आबादी रह गई है। तो आखिर ये आदिवासी गए कहाँ? ये सारे विषय थे। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरह से वहाँ पर दोहन किया गया व्यक्तिगत कारणों से, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। और निश्चित तौर पर झारखंड के अंदर में जो बदलाव होना चाहिए था वो हमने ग्राउंड पे जाकर के देखा और एक लहर है। और वो लहर आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे चुनाव के जो नतीजे हैं वो उसमें स्पष्ट नजर आएगी और हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, जरा उनका भी हम रुख कर लेते हैं। शुभम पांडे भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। शुभम, देखिए अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं दबदबा कहीं ना कहीं महायुति का ही। तो फिलहाल क्या कुछ स्थितियां इस वक्त आपको नजर आ पा रही हैं? हम ये कहेंगे कि उत्साह का जो माहौल है वो बीजेपी में तो साफ नजर आ रहा है, उसके खेमे में साफ नजर आ रहा है, तो मायूसी की झलक क्या कांग्रेस के अंदर भी दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल, अभी 1 घंटे के रुझान सामने आया है। इसमें से कुछ लीडिंग जो है, कुछ लोग लीड कर रहे हैं। जैसे जैसे 2 घंटे और बीतेंगे उसके बाद पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस गठबंधन को, महायुति या महाविकास आघाड़ी, तो उसको लीड मिलते हुए दिखाई दे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि पहले ही लीड शुरुआत जिसको में थे, दोपहर के बाद यानी 2-3 घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाती है कि किस गठबंधन को या किस पॉलिटिकल पार्टी का, किस उम्मीदवार को वहां से जीत दर्ज मिलती हुई। लेकिन मुंबई की कुछ ऐसी सीट है या कुछ ऐसी भी सीट है जहां पर अभी से लीड मिलना शुरू हो चुका है। जैसे वर्ली से आदित्य ठाकरे, माहिम से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, ये अभी से लीड जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वोटिंग जो परसेंटेज है वो भी ज्यादा है। अब हम उस इलाके की बात करें जहाँ से विनोद तावड़े को वहाँ के स्थानीय विधायक ने जो है पकड़े थे पैसों के साथ, वो 800-900 वोट से जीत रहे थे ठाकुर। देखिए तो अब ये जो हो रही है, बढ़ती जा रही है, आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से अब देखना होगा किस तरीके से और भी लीड बढ़ती है और भी जब राउंड खुलेंगे तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। चलिए कुंदन भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, रांची से जुड़े हुए हैं। कुंदन, क्या लगता है यहाँ स्थितियां क्या नजर आ पा रही हैं? क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दबदबा बीजेपी का और सहयोगी दलों का ज्यादा नजर आता है, क्या माने? देखिए सबसे अहम बात आपको बता दें कि जिस तरीके से यह मौजूदा चुनाव हुए हैं उसमें जो तमाम एक्सपर्ट्स की राय आ रही थी कि कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन मेरी राय यहाँ पे अलहदा है थोड़ी सी। जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार की एक योजना, मैया योजना की मैं बात करूंगा, उस योजना ने बॉटम लेवल पर जाकर, ग्राउंड लेवल पर जाकर जो स्ट्राइक किया है राज्य की महिलाओं को, 21 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को जो स्ट्राइक किया है, उस योजना ने कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार को एक एज दिया है और उसका नतीजा अभी के रुझानों में आपको दिखाई दे रहा होगा। वही हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो
आखिरी में योजना की बात कही गई थी, क्या बाजी उसने मारी है, यही देखना होगा। आशिफ जी, तमाम चीज़ें जो तैयार की गई थी, जिसमें कहा गया था कि घुसपैठियों का मुद्दा हो गया या फिर आरक्षण का मुद्दा हो गया, किस तरीके से आदिवासियों को पीछे धकेला जा रहा है, मुसलमानों को वर्चस्व दिया जा रहा है, ये तमाम बड़ी बातें बीजेपी सत्ता में लेके आई और बीजेपी ने सामने कहा। अब ये जो आखिरी योजना थी, मैया योजना, हालांकि कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक तुरुप का पत्ता थी जो कांग्रेस से चला, क्या माने? देखिए, तुरुप का इक्का वो था जो आदिवासी को इन्होंने नेता को उठाकर जेल में डाला, और जब कोर्ट ने उनको 6 महीने बाद बेल दी तो कहा कि एक मुकदमा ही गलत था। हाँ। तो ये सबसे बड़ा झारखंड का चुनाव था आदिवासी समिति का, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, और महाराष्ट्र की झारखंड की जनता ने अपने जमीन से जोड़कर, अपने जमीन से नेता को जोड़कर, उस परिवार को जोड़कर जिसने लड़ाई लड़ी झारखंड को अलग राज्य बनाने की, उसके साथ झारखंड की जनता खड़ी हुई। उसका नतीजा हमें रुझानों में भी नजर आ रहा है, और जब रिजल्ट आएगा उसमें भी नजर आएगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपगंडा चलाती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि एक विशेष समुदाय के लोगों को दिया जाएगा, जो सरकार के ऊपर 70 साल तक ब्लेम लगाती रही भारतीय जनता पार्टी, अगर उस समुदाय के लोगों को एक सरकार ने फायदा पहुंचाया होता, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कहते हैं जो पार्टी सत्ता में नहीं है, उन लोगों को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये नहीं कहती, उनके हालात दलितों से बदतर है। तो ये प्रोपगंडा भारतीय जनता पार्टी का देश को मालूम है, इनका काम सिर्फ एक ही है, देश के समाज को बांटने का, और हर चुनाव आने के बाद में धर्म विशेष से जोड़ने का। जहां हम नोएडा में बैठे हैं, यहीं पर ही सोशल मीडिया पे चल रहा है, इतना टन मीट पकड़ा गया है एक मिश्रा जी के यहाँ से, लेकिन कहीं भी वो चुनाव का विषय नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसी नोएडा से जुड़े हुए दादरी के अंदर जो मीट पाया जाता है बकरे का, लेकिन क्या बोलकर उसके घर पे अटैक किया जाता है, मारा जाता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपगंडा है, देश को मालूम है, वो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए सिर्फ एक विशेष धर्म को टारगेट करते हैं। जहाँ इनके लोग जहाँ से चंदा और धंधा चलाते हैं, उसको बचाने भारतीय जनता पार्टी। रवि जी, हालांकि हम ये कह रहे हैं कि शुरुआती आंकड़े हैं, ये शुरुआती रुझान है, हालांकि इनमें दम कितना होगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नतीजे बहुत स्पष्ट होते जाएंगे। तो यदि हम देखें, झारखंड का जिक्र करते हैं, तो झारखंड में अभी और इंतजार करना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि तमाम हथकंडे अपनाए गए, तमाम तरह की योजनाओं की बात की गई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, जो जानकार ये कह रहे हैं कि मैया योजना जो थी वो कहीं ना कहीं एक बड़ा पत्ता फेंका कहीं ना कहीं जेएमएम की ओर से और बाजी मारी गई, क्या माने? जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने बहुत ज़्यादा तैयारी की, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ यह जो मैया योजना थी, इसी का ही शायद बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि एक माहौल था, क्योंकि वहाँ 5 साल के बाद सरकार बदलती रही है, आज तक का यह ट्रेंड रहा है, लेकिन अगर वहाँ पर सरकार बन रही है तो मैया योजना का फ़ायदा है। लेकिन बीजेपी ने भी वहाँ पे एक योजना चलाई, गोगो योजना, दीदी गोगो योजना, पर मुझे लगता है उसका ज़्यादा लोग समझ नहीं पाए, और उसका चलिए, बड़ी खबर आपको बता दें, 1 मिनट आपको बता देते, बड़ी खबर, रुझानों में महायुति 126 सीटों पर आगे है। तो बड़ी खबर है, रुझानों में एमवीए को 125 सीटों पर बढ़त है। देखिए, रुझान भी लगातार सामने आते जा रहे हैं, रुझानों में महायुति 125 सीटों पर आगे है, तो वहीं 126 सीटों पर ये आगे। देखिए, रुझान तो हम बता ही रहे हैं, इसके अलावा हम ये भी कह रहे हैं, देखिए ज़्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है आपको रवि जी, आप देख पा रहे होंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दशकों से ध्रुवीकरण की राजनीति करती रही बीजेपी के साथ मिलकर, और क्या उद्धव ठाकरे वहाँ की जनता उनको आशीर्वाद देती है या नहीं, ये बहुत बड़ी बात देखने वाली रहेगी इस बार। और खासकर यही हाल एनसीपी का भी है। मैं समझता हूँ एनसीपी कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शरद पवार का अच्छा वर्चस्व है, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं अपनी बाजी मार सकते हैं। लेकिन शिवसेना की, क्योंकि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टी जिस प्रकार से आपस में फाइट करे, तो ऐसे में जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है? दोनों का ही। मैं समझता हूँ कि आज जो है कहीं ना कहीं एक
क्या जनता दोनों में से किसको लेकर वही आती है? समझने वाली बात होगी जी, कि बिल्कुल। जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। निपुण जी, क्या लगता है आपको, जो कंडीशन हमने देखी, जिस तरीके से चाहे वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर हो, बड़े बड़े होटल्स में मीटिंग की गई, बावजूद इसके अंदर जो स्थितियां थी वो समझ नहीं आ रहा था और अपने ही अपनों से रूठ रहे थे। और ये जो नौबत थी, चूंकि 2019 को देखेंगे और आज को देखेंगे आप, तो तमाम जो पार्टियां हैं वो बढ़ गई, दो फाड़ हो चुकी हैं। जनता के बीच में भी क्या गूफअप बना है, क्या माने हम? देखिए, अगर हम बात करते हैं चुनाव की, महाराष्ट्र की स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं, हम्म, तो आप एक बात समझिए कि एक तो होता है वैचारिक पुत्र और एक होता है आपका बायोलॉजिकल पुत्र। जो पूरा मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में, अगर हम शिवसेना की बात करते हैं तो ये मुद्दा जनता में बहुत बड़ा मुद्दा था कि वैचारिक पुत्र एकनाथ शिंदे निकले, और अगर हम बायोलॉजिकल जो पुत्र निकले वो आपका हमारे ठाकरे साहब जो हैं, वो आपका उद्धव ठाकरे निकले। अब बात है कि जब उनको अपना टेन्योर मिला था काम करने का, उनके काम की तुलना तो लोगों ने की एकनाथ शिंदे की, लेकिन मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखी कि पूरा आप देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में एक भी व्यक्ति के द्वारा मुझे आलोचना सुनने को नहीं मिली एकनाथ शिंदे की। चुनाव के पूरे मुद्दे रहे, और हम देखते हैं कि जब एकनाथ शिंदे जी को बनाया जा रहा था तो एक चर्चा थी कि क्या पता इतना अच्छा काम कर पाए न कर पाए, लेकिन शानदार काम, कोई आलोचना नहीं, कोई क्रिटिज्म नहीं। और बात जो एक कहते हैं ना कि एक इमोशनल एंगल रहता है, जो एक भावनात्मक मुद्दा रहता है, एकनाथ शिंदे ने उसमें कमाल किया है। उन्होंने कहा जी मैं वैचारिक पुत्र हूँ और मैं ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी है वो लेके चल रहा हूँ। आप देखिए एक ऐसा गठबंधन है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और कांग्रेस बेमेल सा गठबंधन, कहते हैं जैसे आपका मतलब कोई तुक नहीं बैठता। ये वही शिवसेना थी, ठाकरे साहब वही ठाकरे जी थे जो कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसा करते थे। आज वो एक साथ सत्ता में आने के लिए साथ में आ गए। तो जो ये बेलमेल गठबंधन था, उस गठबंधन को जनता ने कहीं ना कहीं नकारा है। और मैं देखता हूँ कि बीजेपी के प्रति अगर गुस्सा था भी तो वो लोकसभा चुनाव में पूरा निकल चुका था। ये विधानसभा का चुनाव था, एकनाथ शिंदे जी ने जो काम किया और एक लाडली बहन योजना वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या जनता को प्रभावित की है। तो मैं देखता हूँ कि एक अच्छा खासा, और एक बात मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आप देखिए कि जो महाराष्ट्र में आप देखिए जिस प्रकार की एकजुटता आपको बीजेपी वाला, यानी कि आपको जो पूरा महायुति था, महायुति में जिस प्रकार से आपको एकजुटता देखने को मिली, नहीं, लेकिन आपने ऐसी भी देखा एकजुटता- होगा ना किस तरीके से निपुण जी कि कल भी अजित पवार के जो पोस्टर थे वो चस्पा कर दिए गए थे। यदि हम सिनेरियो की बात करते हैं, सीएम की चेहरे की बात करते हैं, तो इसमें ना तो महायुति और ना ही महाविकास अघाड़ी पीछे है। सभी चाहते हैं, उद्धव चाहते हैं कि चेहरा मेरा हो, मुझे सीएम बनाया जाए, अजित पवार के पोस्टर का चस्पा हो गए। तो ये अपनी बातें जो हैं ये दिखाती हैं। हालांकि हम ये कहते हैं कि बीजेपी की जो लड़ाई होती है, जो रार होती है, वो सड़कों पर नहीं आती, लेकिन रार तो होती है। हाँ, आपने हाँ। क्या कहा कि कल अजीत पवार के पोस्टर, कल हाँ, आफ्टर द कल या- इलेक्शन, है ना, आफ्टर द इलेक्शन, तो इलेक्शन के बाद तो अलग अलग दावे होंगे, लेकिन बात है कि जिस समय जनता को मैसेज जाना है कि हम एक हैं, हाँ, तो उस एकता में मुझे दिखता है कि बीजेपी इस बारे में हमेशा बाजी मारती है। हाँ। और देखिए सारा जो चुनाव होता है वो 3 मुद्दों पे होता है कि आपका नेतृत्व क्या है, आपका संगठन क्या है और आपकी विचारधारा क्या है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ अभी, क्या लगता है आशिफ जी, जो निर्दलीय होते हैं, ठीक है, इस बार जो निर्दलीय होते हैं, हमेशा देख लिया हमने, कुछ चुनावों पे आप नज़र दौड़ाएंगे, स्पेशली यदि आप महाराष्ट्र सिनेरियो का जिक्र करेंगे तो किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। और देखिए रूठे तो आपसे भी बहुत हैं, रूठे बीजेपी से भी बहुत हैं, तो ये जो भूमिका अदा करेंगे इसके बारे में क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो निर्दलीयों की हो सकता है सरकार हम बनाएं या कोई भी बनाए, निर्दलीयों की जरूरत नहीं पड़ी। महाराष्ट्र की जनता एक तरफा मैंडेट देगी। उन्हें मालूम है किस तरीके से इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ से जो पैसा पकड़ा गया, वो पैसा तमाम चैनलों पे चला, तमाम लोगों ने वीडियो बना के चलाया। उसके बाद चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, शीर्ष नेतृत्व का उनके ऊपर आशीर्वाद है, वो मानहानि का मुकदमा डाले। ये तो वो कहानी हो गई, सीधा सीधा सब कुछ तो लेके आपसे भाग रहे बिटकॉइन का हैं जिक्र और भी कह कर रहे हैं मानहानि दीजिए। का मुकदमा डाल रहे तो हैं। आसिफ जी, बिटकॉइन का जिक्र भी कर दीजिए फिर तो। नहीं, वो तो आवाज जब हो गया सामने आ जाएगी आपके किस तरीके से हाँ। हमने देखा है कि आवाज को टेप करके चलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो इसके अंदर महारत हासिल है। यहाँ तो सीधा देखिए, सीधा मुझे पैसों के बंडल लोगों के हाथ में थे। मैं एक चैनल पे था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि ये पैसा बांटा जाएगा टेंट वालों को और खाने वालों को। हाँ। नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, देखिए, और आरती इनके मिश्रा नेता जी ने बात ना करते हैं कैश अपना बांटने की। माइक तान लिया है जी आप जवाब के देखिए लिए। दीपिका, अभी यहाँ पर अभी यासिफ भाई कह रहे थे, अभी इनके समय में तो रिकॉर्डिंग हो जाती है और हमारे समय में बिल्कुल आपको हकीकत नजर आती है। अरे भाई, आप ये भी तो देखेंगे जो जनता के प्रति आपकी जो जवाबदेही थी उस समय में, जब महाविकास अघाड़ी था उस समय में आप लोगों ने पुलिस कमिश्नर तक को आपने एक टारगेट सेट कर रखा था, जो कि हमें 100 करोड़ रुपये चाहिए।
इस तरह के जो टारगेट आपने उस समय में दिए, जिस समय में जनता के प्रति आपकी जवाबदेही बनती थी, जिम्मेदारी बनती थी, उस समय में तो आपने लूटने का प्रयास किया महाराष्ट्र को। आज आप कह रहे हैं जो कि नहीं हमारी तो रिकॉर्डिंग होती है, दूसरे की हकीकत होती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है खास करके, और जनता इस तरह की बातों को चलिए, देखिए, नजरअंदाज ये नहीं बहुत करती। दिलचस्प है। यानी कि आप विनोद तावड़े जी को नकार रहे हो, पैसे नहीं कुछ और था, जलेबियां मिठाइयां लेके अरे भाई, जा रहे थे वो वो। उसमें- आप नकार रहे हो उस पैसे को। आसिफ भाई, जो, मैं जो एक चीज- धंधा कर रहे थे, मैं तो मूड एक चीज- मैनेजमेंट कर रहे थे, वो पैसे बांट कर आप भाई उसको साहब, बैठ मैं के तो एक चीज नकार कह रहे हो रहा उसको हूं, आप। उन्होंने या तो मानहानि नकार रहे हो, उसको ये नहीं है। आसिफ नहीं, भाई- मानहानि तो आदमी झूठी कर सकता है, कुछ नहीं, भी नहीं, कर सकता है। मानहानि लेकिन का ये- दावा तो उन्होंने मैं किया दावा है। छोड़िए, आप ये बताइए। नहीं, आप मैं कह आप रहा एक हूं, चीज जो कुछ भी बताइए। करे वो, लेकिन ये बताइए जो नोटों के मंडल टीवी पे हमने बांटते हुए देखे गए प्रॉब्लम साफ साफ नजर है, वो झूठा था सब। नहीं नहीं, तो आप बोलिए झूठे सब। अपने समय में आप फिर ये नहीं, क्यों समय कह- छोड़िए, आप अभी की बात अरे भाई, कीजिए, आप चुनाव कह चल रहे रहा हैं जो कि है। समय रिकॉर्डिंग- छोड़िए, चला गया। अरे आज की बात कीजिए तो नहीं, इसी चुनाव देखिए, से आप- कुछ मिनट पहले आप आपके इलेक्शन में भारतीय गए जनता ना। पार्टी का शीर्ष चलिए, नेता ये हो। आरोप आसिफ भाई, प्रत्यारोप आरोप का नहीं, दौर है मैं ना। आरोप नहीं लगा रहा। आशिफ ये जी, आशिफ आप जी, आरोप मत मिश्रा कहिए इसे आप। जी, इसे आप आशिफ जी, आरोप मत मिश्रा जी, चुनाव कहिए। में गए ना। इसे आशिफ आप जी, आरोप मत मिश्रा कहिए। जी, चुनाव में इसे आप जाने के बोलिए, बाद जनता जो के ऊपर में नोट छोड़ सीधे अब सीधे जनता बंडल तो बंट तय रहे कर थे। चुकी है। नहीं, नहीं, जनता आरोप मत जनता कहिए आप तय इसको। कर चुकी है, बस परिणाम आना बाकी है। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ। आरोप को नकारूंगा। हाँ। जो तमाम चैनलों ने दिखाया और चल रहा था, मुझे सीधे लगता है नोटों कि के बीच मंडल में हो चलिए, गए ठीक ना, है, वो ठीक है। हकीकत थी। अब वो उस जांच का हकीकत विषय भारतीय है। जनता पार्टी जांच का का चेहरा विषय था। है। जिस चेहरे को जनता जनता ने को देखा, डिसीजन करने उस चेहरे दीजिए। को पैसे के बलबूते जनता आपने को निर्णय करने महाराष्ट्र की दीजिए। जनता को वो लूटने जनता का के- काम किया। जनता निर्णय तमाम दिखा चैनलों रही में है। देखा। आशिफ अब भारतीय जी, जनता पार्टी के नेता आशिफ जी, कहते हैं मिश्रा कुछ जी, नहीं थे, जनता निर्णय उन पे दिखा रही मानहानि है का वो। मुकदमा कर दिया गया। जनता आपका निर्णय जो दिखा दिल रही करे है। कीजिए। मुझे उसको लगता है- एक्सेप्ट अच्छा लगे करिए, वो देखिए, कीजिए, लेकिन उसको एक्सेप्ट करिए अगर आप। भारतीय जनता आसिफ पार्टी के भाई, लोग अरे कहते हैं उसको वो नोट स्वीकार नहीं करिए थे, भाई। कुछ और था। अरे या जनता वो जो पैसे जो जनता टैंकर मैंडेट इनको दे बांटे रही जा है रहे उसको थे, स्वीकार खत्म। करिए। मैंडेट तो स्वीकार होगा, लेकिन अब हकीकत को छुएगा नहीं। देखिए, जनता तो निर्णय कर चुकी है, जनता निर्णय कर चुकी है, जनता वोट दे चुकी है। मिश्रा जी, आशिफ जी, जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। आप ये मानिए, इसको स्वीकार तो स्वीकार सभी कीजिए। करना आपका पड़ेगा। नेता जो नोट का धंधा कर रहा था, ठीक है। बांट रहा था, वो सच है। चलिए चलिए उसे चलिए, वो मानिए, जांच का जनता विषय के उस पर हम साथ नहीं आ रहे हैं, सिर्फ पूरी डिबेट इस पर नहीं आ सकती। ठीक है, ये मानहानि छोड़िए ना। आपका चलिए नेता चलिए बांट रहा था, मानिए। हाँ, हमारा चलिए। नेता बांट रहा था। वो जवाब छोड़िए ना। अरे छोड़िए इस बात को, देते रहिएगा। नोट बांटते अब रहिए, ऐसे लोगों को नहीं समझ में आएगा ना। देखिए, चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, जनता का आदेश है। कहते रहिए, इससे क्या ठीक है, देखिए, ये जो गहमा गहमी है ना, वो लगातार बनी रहेगी, और इस गहमा गहमी के बीच में ही हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। हम फौरन लौटेंगे। इस समय आपको लिए चलते हैं हम अपने न्यूज सेंटर, जहां पर हमारी सहयोगी दीपिका और मोनिका मौजूद है। दीपिका, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक। और देखिए, जिस तरीके से आपने भी बताया है कि लगातार महाराष्ट्र में महायुति की आंधी है, महज 75 सीटें। देखिए आशिफ जी, ये बहुत दिक्कतों भरी बात हो जाएगी कांग्रेस के, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने तमाम बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातों को गिनाया, लेकिन अब क्या नजर आ रहा है? हाँ, एकदम नतीजे पे पहुंचना। हमने देखा आप ही के यहाँ पर जब हम बैठे थे 10:30 बजे तक क्या हालात थे, जब हरियाणा की काउंटिंग हो रही थी। तो वक्त का इंतजार कीजिए, जनता की वोटें खुलने दीजिए। जनता ने जो जनादेश दिया है वो सामने आ जाएगा। तो हमारे वादे थे, हम उस पर जनता के लिए जो काम करते उसके लिए हम आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार रहेंगे। जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे वो हमने देख लिया। चुनाव से 2 दिन पहले किस तरीके के महाराष्ट्र के अंदर हालात थे, किस तरीके से बड़े बड़े मंडल 2-2 करोड़ कहीं पकड़े जा रहे थे, कहीं लाखों लोग पे पकड़े जा रहे थे, कहीं डेयरी पकड़ी जा रही थी 15 करोड़ की। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हो रहा था। जो पैसे का खेल चल रहा था वो भी जनता ने देखा है। हम तो अब जनता ने वोट दिया, उसको वोट जनता का जनादेश है, उसको मानेंगे, उसको नकार नहीं सकते। बिल्कुल। झारखंड हो, झारखंड में हम नकार नहीं सकते। जो हमने झारखंड में हमारी सरकार ने मिलकर काम किया, आदिवासियों के लिए काम किया, झारखंड के लोगों के लिए काम किया, बिल्कुल, उसको हम रवि नकार जी, नहीं रहे चलिए, बिल्कुल भी। महाराष्ट्र में तो स्थिति आप देख ही रहे हैं, एक ही देखेंगे तो एक ही दिशा में जा रही है, लेकिन झारखंड में आपको क्या लगता है, उलटफेर नजर आ रहा है? एनडीए फिलहाल आगे रुझानों में। जी बिल्कुल, देखिए एनडीए पूरी तरह से बढ़त बनाई, और मैं आपको बता दूं, मैं दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय मैं बता सकता हूं, क्योंकि 11 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए, इनके पीछे के कारणों पे हमें जाना होगा। महाराष्ट्र की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों के बाद जिस प्रकार से किरकिरी हुई थी बीजेपी की, लेकिन उसे संभाला है। खासकर आरएसएस पर जिस प्रकार से बैन लगाने की लगातार विपक्ष बात कर रहा था,
जिस प्रकार से ध्रुवीकरण की राजनीति करते करते शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो आज तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आई, तो मुझे लगता है इसको लेके वहाँ की जनता नाराज थी और उसका ही ये मैंडेट पूरी तरह से बीजेपी को देती हुई साफ दिख रही है। दूसरी बात, जिस प्रकार से धुआंधार रैलियाँ, चाहे अमित शाह की बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करें, चाहे हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ ने लगातार एक बात कही कि जिस प्रकार से जो हिंदू धर्म के वहाँ पे प्रोग्राम होते थे या जो वहाँ पे रैलियाँ निकलती, या कोई भी कार्यक्रम उस पर पत्थरबाजी होती थी, उत्तर प्रदेश की तरह हम यहाँ पर बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी बातें रहीं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहे महाराष्ट्र के अंदर जो, और खासकर वहाँ की जनता ने, मुझे लगता है कि जो शिवसेना के साथ साथ जो एनसीपी है उसको भी कहीं ना कहीं भारी चोट पहुंचाई है और बीजेपी सरकार बना रही है। दूसरी बात, हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने लास्ट में काफ़ी मेहनत की, इसमें कोई विक्टिम कार्ड भी खेला, लेकिन वहाँ का एक नेचर रहा है कि 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। और खासकर जिस प्रकार से अगर बीजेपी वहाँ जीतती है तो तीसरा बड़ा राज्य होगा आदिवासी बहुल का, जहाँ पे बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, अगर वहाँ पर सरकार बनाती है। और इससे मोदी जी का कद जो कम हो गया था 2024 के बाद, मतलब विपक्ष जी से जिस प्रकार मतलब हम ये कह सकते हैं रवायत कायम रहेगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अयोध्या हारने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता जो वहाँ के सांसद थे उनको एक वर्ल्ड कप की तरह ले जाके जगह जगह जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जब सेशन चलता था दिखाया करते थे, तो अब मोदी जी का जो पूरी तरह से जो परचम है मैं समझता हूँ दोबारा से लहराएगा। और अगर वहाँ पर झारखंड में अगर वहाँ पर हेमंत सोरेन जीतते हैं तो यह भी तय है, अगर वो जीतते हैं तो उनका कद इंडिया गठबंधन में बहुत अच्छे स्तर पर जाएगा। चलिए ये बात की बात होगी, देखना ये होगा, जो नतीजे होते हैं ना वो बहुत कुछ कहते हैं। जी बिल्कुल। चंदन जी, क्या लगता है आपको, एक नारा जिसने सभी को हिला के रख दिया, बटोगे तो कटोगे, नारों में कितनी ताकत होती है ये हम सब जानते हैं। और देखिए, अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए हमेशा सीएम योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। ये एक ऐसा बयान था जिसने सारी आबो हवा को हिला के रख दिया, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, देखिए सभी जगह इसकी गूंज सुनाई दी। तो क्या लगता है, नारों का असर होता है? देखिए, वर्तमान समय की जो राजनीति है इसमें तो एक ध्रुव जो मोबिलाइजेशन की राजनीति है, धर्म और जाति पे जिस प्रकार से मोबिलाइज करने की कोशिश की गई झारखंड और महाराष्ट्र में, मुझे जहाँ तक लगता है ये सफल नहीं होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लोगों ने धर्म और राजनीति पे जो बयानबाजी हुई थी उसमें दिलचस्पी ली, लेकिन अंत में जब वोटिंग करते समय लोगों ने नेताओं के जो वर्तमान समय है उसके नीति, प्रतिनिधित्व और जो उनकी अभी वर्तमान समय के जो राजनीति चल रहा है उसमें जो महत्वाकांक्षी योजनाएं, उनकी आजीविका से जुड़ी जो मुद्दे थे उस पे लोगों ने अपना फोकस करके वोट किया हुआ है। और जिस प्रकार से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे नहीं, तो यदि फोकस का जिक्र आप कर रहे हैं तो यहाँ पर तो राहुल गांधी ने भी फोकस किया था, प्रियंका गांधी ने फोकस किया था कि रोजगार आप मैसर नहीं करवा पा रहे, तमाम बड़े बड़े उद्योग जो हैं वो बीजेपी शासित राज्यों में जा रहे हैं। देखिए, मैं अगर बात करूं महाराष्ट्र में तो 2014 के बाद बीजेपी जो एक महाराष्ट्र में उभरती हुई नज़र आ रही है। और वर्तमान समय में भी अगर हम बात करें तो जो राजनीति है और छोटे छोटे जो राजनीतिक दल है जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, उन्होंने बेहतर रोल प्ले किया है। और जो वहाँ पे महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, जो 1500 रुपये प्रति माह महिलाओं को दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक जो वोटिंग परसेंटेज में और वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा रही है, जिससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। आपने बात सच कहा कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापन बढ़ा है उस हिसाब से महाराष्ट्र में एक भी फैक्ट्रियां नहीं लगाई गई हैं अभी तक, तो इसका भी प्रभाव है। लेकिन बीजेपी प्रभाव भी तो नजर नहीं आ रहा। इसका प्रभाव है, ये प्रभाव है तो आप देखिए ना, आप देख रहे हैं क्या रुझान आ रहा है। देखिए, जो मुद्दा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो मुद्दा है, जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पे लोग एकजुट हुए और महिलाओं को जो 1500 रुपये देने की जो बात कर रहे हैं बीजेपी वालों ने जो दिया है, और झारखंड में भी जो अभी बीजेपी जैसे वो 2000 रुपये देने की बात कर जेएम कर रहे थे और बीजेपी 2100 रुपये देने की बात कर रही है, तो इस पे भी इसका भी प्रभाव पड़ा है। देखिए, महत्वाकांक्षी योजनाएं लोगों को और वोटर्स को लुभाने चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी एक बार बात कर लेते हैं। सुरेंद्र सोम जी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है जो रुझान इस वक्त जाहिर कर रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? वो नारे
जो कि योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम फाइब्रेंट लीडर्स ने जिस तरह से दिए हैं, या फिर वो जो वादे किए गए हैं झारखंड की जनता से, या फिर हम देखिए महाराष्ट्र की जनता से? तो प्रदेश की विकास होगी, देश की विकास होगी, समाज की विकास होगी। हमारा मकसद ये है। अब ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं, इन्होंने आरोप जो है ये गलत तरीका से लगाए हैं कि हिंद रहोगे, शेख रहोगे, ये हिंदू मुस्लिम वाली धारा ये लोग देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में तो कहा कि एक रहोगे, शेख रहोगे और एक रह के अगर आप वोट करोगे तो प्रदेश की विकास होगी, जनता की विकास होगी, समाज की विकास होगी। हमारा मकसद ये है। दूसरी बात, आप झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो झारखंड में इन लोगों ने इस प्रकार के बांग्लादेशी विदेशियों को बढ़ावा दिया। वहाँ पर उन्होंने पिछले 5 वर्षों में हजारों लाखों के हिसाब से वहाँ पे विदेशियों को वहाँ को बसाने का काम किया। वहाँ पे इन लोगों ने इस प्रकार के प्रदेश में झारखंड के तमाम उनके अधिकारी या उनके लोगों ने झारखंड को लूटने का काम किया है। हमको जो है हमारी पार्टी ने जिससे मुक्ति दिलाने के लिए जो है वहाँ पर हम लोगों को नारा दिया कि भाई झारखंड का विकास करेंगे। हम वायदा करते कि डबल इंजन की जब सरकार होगी, झारखंड का डबल विकास होगा, वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगी, वहाँ के हमारी जो आदिवासी जिस प्रकार से इन लोगों ने आदिवासी लोगों को समझने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब बनेगी, इन सबको उनका जो हक है वो देने का काम अगर कोई सरकार अगर करेगी तो भारतीय जनता। आप अनम्यूट कीजिए, सुनिए, आप अनम्यूट कीजिए सुरेंद्र जी, तब आपकी आवाज स्पष्ट आएगी। हेलो हेलो जी, अब आ रही है आवाज, बोलिए। तो हमारी सरकार जो है सिर्फ विकास की बात किया है। हमारी सरकार जो है जो घुसपैठी है उनको रोकने की बात की है। हमारी सरकार जो है वहाँ पे जो आदिवासी लोग थे उनके हक की बात हमने किया है और उनके हक की बात हमने किया है। और ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इन्होंने सिर्फ परिवारवाद बढ़ाने का काम किया, इन्होंने वहाँ पर लूटने का काम किया, वहाँ पर जनता को गुमराह करने का काम किया। पिछले 5 वर्षों में झारखंड को जिस हालत में इन लोगों ने पहुंचा दिया है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। इन लोगों ने झारखंड जब अलग हुआ था तब इन लोगों ने क्या नारा दिया था कि हम आदिवासी के लिए काम करेंगे, यहाँ पर एक भी घुसपैठी को अंदर घुसने नहीं देंगे बांग्लादेशी लोगों को। ये तमाम कांग्रेस के लोग हो चाहे आरजेडी के लोग हो, ये सब लोगों ने परिवारवाद को बढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं। अंशवत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंश जी, हम तो ये देखा कि झारखंड में रिपीट होती है हमेशा सरकार, चाहे बीजेपी के बाद झारखंड, ये तमाम चीज़ें चलती हैं, लेकिन यहाँ पर कमी क्या आ गई? यदि हम महाराष्ट्र के सिनेरियो को भी देखें तो कहाँ डबल, इतना रुझानों में अंतर कैसे? क्या लगता है कहाँ कमी रह रही है? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में जो अभी तक के रुझान आते रहे हैं उसमें कभी भारतीय जनता पार्टी आगे रही है तो कभी इंडिया गठबंधन आगे रहा। तो इस पे हम ये कह नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड में आगे है। ये शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे परिणाम सामने आते रहेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार है वो वहाँ पे फिर से रिपीट होगी, क्योंकि जनता ने ये देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी नेता का वहाँ पे अपमान किया था, कैसे एक षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में डालने का काम किया था। तो एक आदिवासी समाज का बहुत बड़ा अपमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये अपमान का आरोप तो चंपई सोरेन ने भी लगाया, उन्होंने भी कहा मेरा अपमान हुआ है, मेरी अनदेखी की गई है, वो भी आदिवासी नेता है। नहीं, मुझे आप हाँ, मैं आपको इसका सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, अगर आप हेमंत सोरेन जी को देखेंगे तो उनको एक षड्यंत्र के तहत जो है उसमें डालने का, जेल में डालने का काम किया और साथ ही साथ उनको हर प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया। वहीं अगर मैं बात करूं चंपई सोरेन जी का, तो चंपई सोरेन जी को जब वो जेएमएम में थे तो वो मुख्यमंत्री बने, तो आप बताइए कौन सी उनकी अनदेखी हुई? उनको मुख्यमंत्री बनाया, शीर्ष तक लेके गए, तो क्या वो उनकी अनदेखी हुई? और रही अगर मैं बात यहाँ पे महाराष्ट्र की करूँ तो महाराष्ट्र, उनको यदि आपने सीएम बनाया, चूंकि यदि सबसे कद्दावर नेताओं में यदि नाम आता है हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के बाद में चंपई सोरेन ही वरिष्ठ नेता बनते हैं, तो जाहिर सी बात है और एक विश्वास की बात है कि वो चाबी वापस भी लेंगे, चाबी वापस आप ले लेते हो और फिर वही आप पे आरोप लगा के जाते हैं, जेएमएम पे आरोप लगाते हैं, तो ये क्या सही है?
आप एक तरफ कहते हैं आदिवासियों की भलाई करें, एक तरफ चंपा सोरेन को आप हटा देते हैं। तो आप एक चीज देख, बोलिए। नहीं सुनिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे अपने स्वार्थ जो है वो झारखंडियों के वहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं क्या उनसे बड़े हैं? यहाँ पे तो उनका स्वार्थ जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्या स्वार्थ जब था यहाँ पे साहब, हम ये हेमंत बताइए सोरेन आप। जी के अपमान की बात करते हैं, चंपा सोरेन का क्या स्वार्थ था आपकी? अच्छा आप मुझे वही तो बताइए, मैं कह रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में वक्त नहीं, कितना सुनिए, रह गया था? आपने कितना वक्त रह गया था? कोई ज्यादा वक्त तो रह नहीं गया था ना। यदि सीएम चंपा सोरेन बने रहते तो परेशानी क्या थी हेमंत सोरेन को? नहीं, किसी को कोई परेशानी की यहाँ पे बात नहीं थी। आप सुनिए, यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं थी। अगर उनको परेशानी होती तो उनको शुरुआत से परेशानी रहती, तो वो शुरुआत से ही उनको नहीं बनाते। अगर जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उसके बाद चंपई सोरेन जी बने थे, क्योंकि सबको पता था कि वो वरिष्ठ है, उनका अनुभव है और वो अपनी पार्टी के तरफ और आदिवासी समाज की तरफ जो है वो अपने लॉयल्टी रखेंगे। इस वजह से उनको पता था कि हेमंत सोरेन जी को ये था कि वो अपने आदिवासी समाज के प्रति जो है वो अपनी निष्ठा बनाए रखेंगे। लेकिन क्या वो दिखा में नहीं, बाद में नहीं दिखा ना। ठीक है, चलिए राहुल यादव जी का भी रुख कर लेते हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। राहुल यादव जी का भी रुख कर लेते हैं। राहुल जी, समाजवादी पार्टी का हमने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश उपचुनावों में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी नजर आई और हर तरफ नारे ही नारे। तो नारे तो क्योंकि आपके भी बहुत क्रिएटिव रहे हैं, बीजेपी के तो रही हैं, सो आपको क्या लग रहा है कितना फायदा इसका? देखिए, इसका आप देखेंगे तो जो ये पोलराइजेशन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है अभी वर्तमान समय में, इसके दीर्घकालिक रूप में आप देखें तो इसके दुष्परिणाम ज़्यादा होंगे। अभी आप देखें तो जो महाराष्ट्र है और जो झारखंड है, यहाँ पर जो अभी सीटों के शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, जो स्थितियाँ दिख रही हैं, ये बदलेंगी और निश्चित तौर पर बदलेंगी। आप देखिए, 1 घंटे के बाद आप स्थिति देखिएगा, इनके उत्साह धीरे धीरे ठंडे पड़ जाएंगे, इनकी जलेबियाँ जो छन के रखी हैं वो रखी रह जाएंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी के रुझान चूंकि आप नहीं दिखा रहे हैं तो मैं अभी स्पष्ट नहीं कर सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, हमने तो मांग की थी कि 3 सीटों पर चुनाव को रद्द करो। चुनाव आयोग ने मुरादाबाद में, कानपुर में, कहां पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया और हजारों सालों के बाद लोगों को वोट देने का मौका मिला। आप उसे स्नैच कर रहे हो, उसे छीन रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। को भी आगे बढ़ने का मिला था, तभी वो मौका आप लोगों ने नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने। अभी जो तोड़-फोड़ की राजनीति है और अजीत पवार, अगर आप यहाँ पे जीत भी जाते हैं तो वो महत्वाकांक्षी है, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की राह आसान है। लेकिन अभी हम अंतिम परिणाम तक चलिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर भी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आने वाली है। देखिए, आपको बता दें, हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला ने भी शहनवाज हुसैन से खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, जरा ये भी जानिए। साथ मौजूद हैं सर। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह जीत की ओर आप लोग बढ़ रही है। देखिए, साफ दिख, देश का जब चुनाव हुआ था, राष्ट्र का चुनाव हम जीते थे, अब महाराष्ट्र का भी चुनाव जीत रहे हैं, झारखंड का भी चुनाव जीत रहे हैं। हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है, क्योंकि देश के लोग मोदी के साथ हैं और देश के लोग सच्चाई के साथ हैं, विकास के साथ हैं, डेवलपमेंट के साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, एक हैं तो सेफ हैं, और इस नारे को जनता ने लगता है स्वीकार कर लिया है, इसीलिए जीत के रुझान कुछ और दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री के साथ देश है और प्रधानमंत्री के साथ दुनिया है। हमारा नेता देश का नेता है और दुनिया का नेता है, वर्ल्ड लीडर है। दुनिया का सबसे कद्दावर नेता बीजेपी के पास है, जिसकी बात पर लोगों को भरोसा है, यकीन है। धन्यवाद। तो देखिए, सैयद शहनवाज हुसैन का कहना साफ है कि इस बार जो है जीत वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दोनों राज्यों में होती नजर आ रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन भूषण के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। तो फिलहाल देखिए, उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं और उम्मीदों पे ही दुनिया कायम होती है। अब देखने वाली बात होगी, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे उम्मीदें, आशाएं और घबराहट भी बढ़ रही है। लगातार नजर हमारी बनी रहेगी इन रुझानों पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे हम।